नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायरी क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। इससे संबंधित जितना भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है पहले इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इससे संबंधित जो भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे को संपूर्ण व्याख्या के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुआ था। महात्मा गांधी जी का अल्पायु बोले तो 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा गांधी जी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का शिक्षण लिया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट में दीवान के पद पर कार्य किए थे। ठीक है ना। तो मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम क्या था आपका? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनके पिताजी का नाम था आपका करमचंद गांधी। ठीक है, तो ये करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट में दीवान के पद पर कार्य किए थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कवा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। यह आपकी गुजराती, हिंदी, तमिल एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 ईस्वी में आश्रम स्थापित किया था। महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स में आपका वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम 27 फरवरी 2000 ईस्वी को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं दार्शनिक अराजकतावादी फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य और अहिंसा गांधी जी की रामराज्य के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। मेरे समाजवाद का क्या अर्थ है? सर्वोदय। ठीक है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते हैं। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उनके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और इसे उन्होंने अग्निबाण कहा है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल बताया है। गांधी जी लगभग 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था। दक्षिण अफ्रीका के
उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुआ, जिसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देंशा वाचा ने की थी। ध्यातव्य है कि गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे और उन्होंने वर्ष 1902 में बम्बई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना की थी। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण को दिया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्व आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना था। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध एवं राजनीतिक अस्त्र है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। ठीक है, तो गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण, बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गोल ऑफ ऑल। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय, द वेलफेयर ऑफ ऑल की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोडो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था।
गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था, अहमदाबाद और खेरा दोनों गुजरात में हुआ था, इसमें हिस्सा लिए थे गांधी जी। चंपारण तथा खेरा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, है ना, ये प्रथम घटना है गांधी जी का। 19वीं सदी के आरंभ में गोरी बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अफवाहों बोले तो करों टैक्सों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों ने इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। इसी प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी जी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JV कृपलानी जी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई जी, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी, ब्रजकिशोर प्रसाद जी, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। NG रंगा ने महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। कब बताइए? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद का कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। मालिकों के इस व्यवहार को इन्होंने गंभीरता से लिया तथा मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने तथा संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और सारे मामले ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। वर्ष 1918 में गुजरात के खेरा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी जी ने खेरा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति की इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी जी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल जी ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी जी के निकट सहयोगी थे। इनका जन्म सीकर बोले तो राजस्थान में हुआ था। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। वे वर्ष 1915 में
गांधी जी गांधी जी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी रहे थे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। चार्ल्स एंड्रयूज दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर में हुआ था, 1920 में रायपुर में हुआ था। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि तथा वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके, वे भूख से पीड़ित न हो, इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम इत्यादि पर जोर दिया था। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिश अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। हमारे बीच नहीं रहे। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 1 नंबर प्रश्न, करमचंद गांधी दीवान थे, बताइए। राजकोट के, पोरबंदर के, वांकानेर के, उपयुक्त में से सभी के, ठीक है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर राज्यों में दीवान के पद पर कार्य किया करते थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कवा गांधी था। 2 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी गांधी जी ने। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुआ था। इन्होंने हाई स्कूल की
शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत इन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था। इसके अंतर्गत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई की थी। 3 नंबर प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किन पत्रिका का प्रकाशन किया था? उसका नाम क्या है बताइए? तो उसका नाम है आपका इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन उसका नाम। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन के समीप फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। 4 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? बताइए, समाचार पत्र का क्या नाम था? तो समाचार पत्र का नाम था द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन आपका हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में छपते थे। 5 नंबर प्रश्न, फिनिक्स फार्म कहाँ है? फिनिक्स फार्म कहाँ पर है आपका? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। 6 नंबर प्रश्न, एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी समर्थक थे। किसके समर्थक थे बताइए? दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया है। 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य तथा अहिंसा। कौन थे आपका? सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है बताइए? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया है। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। 9 नंबर प्रश्न, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? सत्य वाला को चुनना है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, है ना। तो गांधी जी के संदर्भ में आपका कथन सत्य है आपका समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। 10 नंबर प्रश्न, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो हड़ताल को। और पहला स्थान प्राप्त है आपका उपवास को। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, है ना। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गलत कथन को आपको क्या करना है? चुनना है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये कथन आपका क्या है? गलत है ना। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये कथन आपका गलत है। सत्याग्रही का शस्त्र
अहिंसा है, ये कथन आपका सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है आपका। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी कथन आपका सही है। कथन एक सिर्फ क्या था आपका, गलत था। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। 12 नंबर प्रश्न, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, क्या है क्रूरतम रूप, बताइए। तो गरीबी का अस्थायित्व, गरीबी का अस्थायित्व है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। 13 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। बताया था उन्होंने आत्मनियंत्रण, है ना, सेल्फ कंट्रोल। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बताया था। 14 नंबर प्रश्न, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो टोटल आपका 21 वर्ष रहे थे, वो 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी लगभग 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। 15 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। 1915 में लौटे थे। 16 नंबर प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। तो पीटर्सबर्ग, है ना, पीटरमरिट्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। 17 नंबर प्रश्न, एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो आपका कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था पहली बार। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। 18 नंबर प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद हो जाएगा, अहमदाबाद सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। 19 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसे कहा जाता था आपका, क्या कहा जाता था उसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। 20 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना आश्रम है आपका फिनिक्स। कौन सा हो जाएगा सबसे पुराना, फिनिक्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। 21 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। तो आपका कहाँ अपनाया था, मुंबई, शांति निकेतन, ये तो नहीं होगा आपका, दक्षिण अफ्रीका सही हो जाएगा आपका। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया था। यहाँ पर उन्होंने
कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की थी। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। 22 नंबर प्रश्न देखिए आपका कथन और कारण वाला है ना, अभिकथन और कारण, एसर्शन और रीजन वाला। एसर्शन में क्या दिया गया देखिए, तो दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। ये तो आपका कथन सही है। और रीजन में क्या है आपका, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये आपका रीजन गलत है ना, कथन सही है, रीजन गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन सही है। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने स्वयं की खोज की थी। वह एक शर्मीले और डरपोक युवा से एक सफल संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों के बाद ही उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए खुद को तैयार किया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय विविध पृष्ठभूमि से आए थे, है ना। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने सत्याग्रह का पालन करके अंग्रेजों के विभिन्न नस्लवादी कानूनों को बदलवाया। उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह से अहिंसात्मक थी। उनमें हिंसा, आक्रामकता इत्यादि का अभाव था। अतः आर रीजन आपका गलत है। अंग्रेजी के प्रश्न में मिलिटेंसी का प्रयोग इस कथन को गलत साबित करता है। ये तो कुछ भी नहीं। 23 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले जी के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। 24 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। राजनीति का क्या तात्पर्य था बताइए? इसका तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी जी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता में उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। 25 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें सही है? कौन सी विशेषता सही है? तो ये आपका हो जाएगा सत्ता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। लेकिन गांधी जी ने पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या था बताइए? गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो आपका सत्ता नहीं है। नैतिकता था, धर्म था, मानवता भी था, सत्ता नहीं था। 26 नंबर प्रश्न, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, कौन थे? बतक मियां थे। कौन थे? बतक मियां। चंपारण सत्याग्रह के समय नील बागान के प्रबंधक इरविन ने गांधी जी को रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया था। इरविन ने अपने रसोइये बतक मियां को गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था। बतक मियां ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बताई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस घटना के गवाह थे। 27 नंबर प्रश्न, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियां ने, वह ऑप्शन बी से है। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? बताइए। तो महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था।
महात्मा गांधी जी के भतीजे मगनलाल गांधी जी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी जी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित कर दिया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। 29 नंबर प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? बताइए। तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया था, है ना। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था, चंपारण आंदोलन। 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? आंसर हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीनकटिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया था। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेरा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी जी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। 31 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो तीनकठिया पद्धति के नाम से पहचानी जाती थी। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना था। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। 34 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का महात्मा गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। आंसर हो जाएगा आपका सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। क्या समझता था? निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। 35 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? कालक्रम को आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह आपका कब हुआ था? आपका 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में।
और अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था आपका 1918 में, मार्च 1918 में। और उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ था आपका, है ना, 1918 में ही हुआ था, 1918 में, लेकिन जून में हुआ था। पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उसके बाद खेरा वाला हुआ था। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 के दौरान। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का प्रश्नगत घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार से: चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका फरवरी से मार्च 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह आपका मार्च से जून 1918 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन आपका 1920 से 22 के मध्य हुआ था। 36 नंबर प्रश्न: निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? बताइए, आंसर कौन हो जाएगा? असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, उसका रॉलेट सत्याग्रह। आंसर बोलिए, तो क्या हो जाएगा आपका? अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद हड़ताल में ऐसा किया था इन्होंने। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1918 के दौरान महात्मा गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। 37 नंबर प्रश्न: नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट कीजिए, है ना। तो आपको पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, उसके बाद आपका हुआ था अहमदाबाद मिल, उसके बाद खेरा आंदोलन, और ये 18 में हुआ था, 1918 में, ये मार्च में। और ये आपका ये हुआ था आपका अहमदाबाद मिल मजदूर मिल हड़ताल था ना, ये आपका मार्च में हुआ था 1918। और खेरा किसान आंदोलन ये भी 1918 में हुआ था, लेकिन जून में, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आपका 1919 में हुआ था, है ना। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले 1 नंबर पर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, 2 नंबर पर हो जाएगा आपका अहमदाबाद, और 3 नंबर पर हो जाएगा आपका खेरा किसान, और 4 नंबर पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आपका 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेरा आंदोलन उसका मार्च 1918 में हुआ था। नहीं, आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका मार्च 1918 में हुआ था। और खेरा किसान आंदोलन आपका मार्च से जून 1918 में हुआ था। पहले अहमदाबाद, उसके बाद खेरा होगा। अड़तीस नंबर प्रश्न: निम्न में से महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो आपका चंपारण सत्याग्रह था। कौन था आपका? चंपारण सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। वर्ष 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20, है ना, 3/20 में भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अववाबों, बोले तो कर, टैक्स की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 39 नंबर प्रश्न: निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी जी के बारे में सही है? कौन सा कथन महात्मा गांधी जी के बारे में सही है, इसको चुनना है, बताना है।
उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी, बात सही है। कस्तूरबा गांधी जी के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये बात भी सही है। उन्होंने विधि बोले लॉ का पढ़ाई करने, विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये बात भी सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, ये बात भी आपका सही है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सही। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुआ था। महात्मा गांधी जी का आयु अल्पायु, 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी जी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन में बैरिस्ट्री की प्रशिक्षण लिया था। महात्मा गांधी जी, है ना, महात्मा गांधी जी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। 40 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी जी को बदल डाला? इसका संदेश क्या था, बोलिए। तो इसका संदेश था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण किस में निहित है? सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी ने अपने द अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन का पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। 41 नंबर प्रश्न, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? आंसर हो जाएगा आपका रस्किन से, थोरो से और टॉल्स्टॉय से। आपका उपयुक्त में सभी हो जाए। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना था। 42 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, बताइए। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे, व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित थे, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी जी आपका दक्षिण अफ्रीका में थे। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का किए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी किए थे, खेरा का भी किए थे और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा किया जाता। सी ऑप्शन सही है। गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया था, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। 44 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? सही वाला को चुनना है आपको। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, ये बात तो सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, ये बात भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये बात भी आपका सही है। उपयुक्त में से सब सही है। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था। गांधी जी कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास
जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। अंततः उपयुक्त सभी विकल्प आपका सही है। 45 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। 46 नंबर प्रश्न, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया और रविन्द्रनाथ टैगोर जी महात्मा की उपाधि दिए थे गांधी जी को। ठीक है। गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने संबोधित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने संबोधित किया था। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? तो आपका प्यारे लाल थे। कौन थे? प्यारे लाल थे। नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी जी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थे। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो आपका राजकोट सत्याग्रह में भाग लिया था, खेरा सत्याग्रह में भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, वाईकॉम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। वाईकॉम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1938 से 39 के संबंध में महात्मा गांधी जी ने 3 से 6 मार्च 1939 के उपवास के बाद वायसराय की मध्यस्थता में राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? सही वाला को चुनना है आपको। पहला कथन क्या है आपका? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ये बात सही है। महात्मा गांधी जी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। ये दोनों कथन आपका सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान में केरल का अंग, में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वाईकॉम सत्याग्रह 1924 से 25 नाम दिया गया था। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूँकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई है, अतः इस कथन को भी सही माना जा सकता है। ठीक है। चलिए 51 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? कब आगमन हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को। 20 दिसंबर 1920 को। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतरी है ना, वर्तमान में धमतरी स्वयं एक जिला है जो रायपुर से वर्ष 1998 में अलग हुआ था। धमतरी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो आपका जेबी कृपलानी जी पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। प्रश्नगत विकल्प में गांधी जी के अनुयायियों में से जेबी कृपलानी जी पेशे से केवल शिक्षक थे। शेष अन्य ये मुख्यतः पेशे के रूप में वकालत के कार्य को चुना था। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद जी ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन मुख्यतः यह वकील थे। 53 नंबर प्रश्न, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे?
तथा सन 1930 में जेल भी गए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज जी। कौन थे? जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज जी गांधी जी के निकट सहयोगी में से एक थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। 54 नंबर प्रश्न, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी हैं। यह उपयुक्त विवरण है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जमनालाल बजाज थे। ठीक है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी जी का निकट सहयोगी थे। कौन? आपका जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी जी के निकट सहयोगी थे। 55 नंबर प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? बताइए। करीबी अंग्रेज मित्र आपका रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज था। चार्ल्स एंड्रयूज दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी जी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। 56 नंबर प्रश्न, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी जी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका मौलाना शौकत अली का आगमन हुआ था। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा छत्तीसगढ़ की यात्रा की गई, जिसमें उनके साथ मौलाना शौकत अली भी थे। गांधी जी द्वारा यह यात्रा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर की गई थी। मौलाना शौकत अली प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे जो खिलाफत आंदोलन के भी सदस्य रहे थे। उनके भाई मौलाना मोहम्मद अली ने द कॉमरेड नामक पत्र निकाला था। शौकत अली ने प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? आंसर में हो जाएगा आपका यरवदा जेल। यरवदा कारागार महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित यरवदा कारागार में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था, जहां से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। 58 नंबर प्रश्न, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जी, बताइए, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, है ना। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा ये फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। 59 नंबर प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते। इसका कथन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है।
30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिश अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। 60 नंबर प्रश्न, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन ने संबोधित किया था। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा, जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। 61 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने महात्मा गांधी जी को आदेश किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर, है ना, कान भले ही खुला होना चाहिए, है ना, लेकिन मुंह बंद कर, एकदम मुंह बंद किए रहिए, ठीक है ना। ये कथन किनका है? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी जी को आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। पहले समझे लोगों को। 62 नंबर प्रश्न, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था? बताइए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता है? तो आपका M.K. गांधी जी, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी नई उद्देश्य तक ले जा सकती है। 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत का प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता है? ये M.K. गांधी जी का कथन है। महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीतिक राज्य को गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे वो, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऐसे तो आपका चंपारण सत्याग्रह था पहला, तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध 1918 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद दूसरा प्रयोग फरवरी से मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया था। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका है। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी ने 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गया और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। 66 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद की हड़ताल में। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? तो आपका वाराणसी में। कहाँ दिया था? वाराणसी में। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनसभा फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। 68 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को
मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से आरंभ किया था? इसमें से कोई नहीं आ जाएगा। महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण के किसानों को 1 बीघा जमीन के बोले तो 3/20 भाग, 3 कठिया पद्धति इसको कहा जाता था, 3/20 भाग पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की थी। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल जी के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए तथा किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया था। जून 1917 में बिहार सरकार ने चंपारण में किसानों की अशांति की जांच के लिए एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी की गठन का निर्णय लिया। गांधी जी इस कमेटी के सदस्य भी थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। 69 नंबर प्रश्न, वर्ष 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? बताइए। तो मजदूरों ने हिस्सा लिया था। किसने हिस्सा लिया था? मजदूरों ने। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप कारण था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली थी। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गांधी जी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो आपका अहमदाबाद संघर्ष। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? अहमदाबाद संघर्ष। 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो आपका सूती मिल कामगारों के लिए आरंभ किया गया था। सूती मिल कामगारों के लिए आरंभ किया गया था। 72 नंबर प्रश्न, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका 1903 यही सही है। आपका ऑप्शन ए सही है। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे थे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं, उस वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में ही थे। गांधी जी कहाँ थे? जोहान्सबर्ग में ही थे। 73 नंबर प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला को आपको चुनना है। तो वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, ये बात सही है। केंद्रीकरण है ना, केंद्रीकरण शोषण और समानता को जन्म देता है। अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, ये बात भी आपका सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थी, ये बात भी सही है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये आपका गलत है। डी गलत है, बाद बाकी सही है। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि
तथा वहाँ के निवासियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने कहा कि मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था, विरोध नहीं किया था, जबकि विकल्प ए बी सी समर्थन आपका गांधी जी करते थे। 74 नंबर प्रश्न, एम के गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, गलत बात। उनको सहायता प्रदान करके, ये भी गलत बात। उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, ये भी गलत बात। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थगित करके, ये बात आपका क्या है, सही है, डी ऑप्शन सही है। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया था। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 75 नंबर प्रश्न, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, है ना, उपभोग के लिए उत्पादन से। कम निवेश और अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कम निवेश से अधिक उत्पादन, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कि हम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं आर ए माशेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, बताइए। तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुई थी, उसके बाद हुआ था आपका खेरा सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। खेरा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इस प्रकार उपयुक्त घटना में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, प्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कट्टिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 77 नंबर प्रश्न, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने आकर्षित किया था, ठीक है ना। लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था 1916 में, ये भी गए थे बिहार से, ठीक है। तो जितना भी आपका किसान से संबंधित समस्या था, गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी ने ही बताया था। 78 नंबर प्रश्न, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो आपका राजकुमार शुक्ल जी ने आकर्षित किया था। 79 नंबर प्रश्न, चंपारण में 3 कट्टिया प्रथा का तात्पर्य था आपका 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 80 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो आपका चंपारण में प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन था आपका
नील नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकटिया पद्धति, है ना, 3/20 भाग पर क्या करवाता था? अंग्रेज नील की खेती जबरदस्ती करवाता। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था आपका? किसानों द्वारा 3/20वां भूभाग पर नील की खेती, है ना, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तिनकटिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो आपका चंपारण में तिनकटिया ये पद्धति था, है ना, और नील की खेती से संबंधित है। 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था, तो बिल्कुल गलत बात, है ना। चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी जी महात्मा गांधी जी के सहयोगी में से एक थे। 2 नंबर कथन सही है, 1 नंबर कथन क्या है आपका गलत है, तो केवल आपका 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। राजकुमार शुक्ल जी बुलाए थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल जी ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई जी, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, ब्रजकिशोर प्रसाद जी, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। 86 नंबर प्रश्न, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था? तो महात्मा गांधी जी का साथ दिया था आपका राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही, सी सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो आपका राजकुमार शुक्ल जी संबंधित है। 88 नंबर प्रश्न, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो आपका आंसर हो जाएगा नकदी फसल जो कि वहां पर उगाया जाता था, नील, है ना, नील की खेती से संबंधित। चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकटिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी जी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना था। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रमपरक उद्योगों को अधिक महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थी जहां के निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादों से पूरी हो सके। 90 नंबर प्रश्न, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी भी संबंधित थे, JB कृपलानी जी भी संबंधित थे, जयप्रकाश नारायण जी संबंधित नहीं थे। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजकुमार शुक्ल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, JB कृपलानी जी और महादेव देसाई इत्यादि, है ना, नरहरि पारिक जी आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण जी चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 91 नंबर प्रश्न, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो आपका राम मनोहर लोहिया जी संबंधित नहीं थे, JB कृपलानी जी संबंधित थे, राजकुमार शुक्ल जी संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद जी संबंधित थे, राम मनोहर लोहिया जी संबंधित नहीं थे।
92 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं का सक्रिय सहभागिता। गलत बात। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों में सक्रिय भाग, यह गलत बात। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, यह भी गलत बात। रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट, ये आपका सही है, डी ऑप्शन सही है। 19वीं सदी के खत्म होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों डाई ने नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैर कानूनी अफवाहों, बोले तो कर टैक्स की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई। 1908 में इसके खिलाफ विरोध काफ़ी मुखर हुआ, किंतु बागान मालिकों का लूट का कारोबार चलता रहा। रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट ही वर्ष 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण कारण था। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो आपका अनुग्रह नारायण सिंह जी ने। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? अनुग्रह नारायण सिंह। FC सलाई थे, उसके बाद DJ रीड, महात्मा गांधी, ये सब थे। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे, है ना। इसके सदस्य DJ रीड, महात्मा गांधी जी और LC आडामी, है ना, अदामी। उसके बाद राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और G रैनी और MEL टैनर्जी थे। चौरानवे नंबर प्रश्न, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो आपका चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त किया था। गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया था। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया था। वर्ष 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया था। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों का दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 96 नंबर प्रश्न, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। 97 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा चंपारण। 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? चंपारण। 99 नंबर प्रश्न, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बताइए। चंपारण। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल जी।
चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किया था, किसने किया था? राजकुमार शुक्ल जी ने। बहुत बार ये सवाल पूछा। 102 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? गलत वाला को चुनना है। यह किसानों से जुड़ा हुआ था, ये तो बात सही है। इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, ये बात भी आपका सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तथा जेबी कृपलानी जी ने इसमें M.K. गांधी को सहयोग दिया था, ये बात भी सही है ना। यह प्रथम आंदोलन था जिसे M.K. गांधी जी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, ये बात गलत है। ये किसी विशेष क्षेत्र में चलाया गया था, जैसे बिहार के चंपारण जिला में चलाया गया था, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था, ठीक है ना, इसलिए ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था, है कि नहीं। लेकिन आपका रॉलेक्ट सत्याग्रह 1919 हुआ था ना, ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। तो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में आपका प्रथम तीनों कथन सही है। 103 नंबर प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी जी थे। वर्ष 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपियन बागान मालिकों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रजकिशोर प्रसाद जी, उसके बाद महादेव देसाई जी, नरहरि पारिक जी, उसका जेबी कृपलानी जी आदि थे। 104 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो N.G. रंगा ने विरोध किया था, है ना, N.G. रंगा ने विरोध किया। महात्मा गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, N.G. रंगा ने महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 105 नंबर प्रश्न, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? क्या कारण था बताइए? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। तो ये ऑप्शन आपका कथन एक तो सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। 2 नंबर कथन सही है, 2 नंबर कथन आपका गलत है, 1 नंबर कथन आपका सही है, केवल एक आपका क्या है? सही है ना, केवल 1 नंबर कथन आपका सही। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा सिर्फ। वर्ष 1918 में गुजरात के खेरा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी जी ने खेरा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था और खेरा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था, है ना। इस प्रकार से एक कथन एक सही है और कथन 2 आपका सही नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित जितना भी आपका थ्योरेटिकल और क्वेश्चन है सारे कंप्लीट करेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन रुकना नहीं चाहिए।